और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि ने सिंपल लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया था, जो उसकी कमर तक आ रहे थे। इसके अलावा आज उसने एकांश को नापसंद होने के बाद भी दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहनी हुई थी, जो हर एक मोमेंट के साथ शोर कर रही थी। इसका मतलब था कि आज यष्टि का एकांश को सोने देने का प्लान ही नहीं था। एकांश के इंतजार में वो बाहर बालकनी में चक्कर काट रही थी। उसने अपने हाथों से एकांश का पसंदीदा स्पेशल रम एंड कॉफी केक बनाया था और साथ में इटालियन फूड बनाया था, जो एकांश को बेहद पसंद है। उसे पहले से ही पता है कि एकांश को क्या क्या पसंद है। आखिर जब उसने एकांश की कार को वहां आते हुए देखा, वो फौरन दौड़कर अंदर आ गई। वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर पहले ही डोर के एकदम पास जाकर खड़ी हो गई। एकांश को वहां तक आने में 10 मिनट लगे, क्योंकि ये जगह उसके लिए अनजान थी। लेकिन यष्टि के घर के डोर के बाहर अपने दो बॉडीगार्ड्स देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम यष्टि एकदम ठीक है, क्योंकि वो पूरे रास्ते उसे कॉल करते हुए आया था। लेकिन यष्टि ने एकांश को तड़पाने के लिए उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। एकांश को यष्टि की हरकतों पर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ क्या पहेलियां बुझा रही है। एकांश ने डोर नॉक किया तो यष्टि ने दो नॉक के बाद ही डोर खोल दिया। एकांश अपने सामने खड़ी यष्टि को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसने घर को काफी अच्छे से सजाया था। चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी, लेकिन उसने अभी कैंडल्स को जलाया नहीं था। वहां पास में काफी सारे फ्लावर वास रखे थे, जिनमें फ्रेश गुलाब के फूल लगे थे। एकांश यही सोच रहा था, आखिर ये घर किसका है? कहीं ये यष्टि का घर तो नहीं है ना? एकांश घर के अंदर आया तो यष्टि ने डोर से मुंह निकालकर बाहर झांका और बॉडीगार्ड से कहा, आप लोग जा सकते हो, अब मेरे पति आ चुके हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। यष्टि ने इतना ही कहा था जब एकांश ने उन दोनों को जाने का इशारा किया। यष्टि ने डोर लॉक किया और एकांश का हाथ अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे अपने साथ बालकनी में लेकर आ गई। उसने एकांश से कहा, देखिए, ये वही जगह है जहाँ आपकी यष्टि रहा करती थी। जब मेरे पापा जिंदा थे, तब मैं यहीं बैठकर उनके आने का वेट करती थी। फिर बोलकर यष्टि चुप हो गई तो एकांश ने उससे फिर से पूछा, फिर फिर क्या हुआ? फिर मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी छोटी बहन निकी को खो दिया। वो श्रेया की उम्र की थी जब उसकी डेथ हुई। इसके बाद मेरी माँ से मेरे इतने फासले पड़ गए कि वो भी एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने कभी पलटकर मुझे और मेरे भाई को नहीं देखा। तब से आज तक मैं इसी घर में रही हूँ, जब तक आप मुझसे नहीं मिले। मुझे लगा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूं। आपको आपकी यष्टि के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बोलते हुए यष्टि के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। बालकनी में खड़ी हुई यष्टि के बाल और उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहे थे। एकांश ने अपने कोट को निकालकर वहीं चेयर पर रख दिया। वो यष्टि की बातों को बहुत ही गहराई से सुन रहा था। उसने आज यष्टि की एक अलग ही साइड देखी थी। उसे पता था कि यष्टि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा, वो एकांश ने आज जाना था। यहाँ आने से पहले एकांश के दिमाग में जो गुस्सा था यष्टि की हरकतों पर, वो अब बेइंतहा प्यार में बदल गया था, जो वो यष्टि को देकर उसके खालीपन को पूरा करना चाहता था। एकांश ने यष्टि को गले से लगा लिया। यष्टि ने भी
एकांश को बाहों से कसकर थाम लिया। दोनों के बीच का माहौल सीरियस हो इससे पहले यष्टि ने कहा, मैंने आपको ये सब माहौल को सीरियस करने के लिए नहीं कहा। चलो, अभी तो डिनर बाकी है। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। बोलते हुए यष्टि एकांश से अलग हुई और उसके हाथ को पकड़कर उसे वापस डाइनिंग रूम में ले आई। उसने एकांश से कहा, आप फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आपके लिए डिनर सर्व करती हूँ। लेकिन मेरे पास मेरे कपड़े नहीं है। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। एकांश ने यष्टि से शिकायत भरे लहजे में कहा। तो यष्टि ने जवाब दिया, डोंट वरी, वो मैं लेकर आई हूँ। ऊपर जाते राइट साइड कॉर्नर में मेरा रूम है, वहीं बेड पर आपके कपड़े रखे हैं। आप फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करेंगे। ये सुनते ही एकांश रूम की तरफ बढ़ गया था। तो यष्टि ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, वो टैप को ऑन करने में दिक्कत हो तो मुझे बता देना। थोड़ी पुरानी है, शायद आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आई विल हैंडल, डोंट वरी। बोलते हुए एकांश ऊपर रूम में चला गया। इधर यष्टि ने अपने हाथ में एक कैंडल ली और लाइट्स ऑफ करके पूरे डाइनिंग हॉल को कैंडल लाइट से रोशन कर दिया। एकांश रूम को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उस रूम में दो सिंगल बेड थे जो अलग अलग थे, जिनमें से एक यष्टि का था और दूसरा उसके भाई का था, जिस पर उसके हॉस्टल जाने के बाद सिया सो जाया करती थी जब वो उसके साथ रुकती थी। एकांश तो सोचकर ही काफी एक्साइटेड हो गया था कि वो दोनों एक ही बेड पर इसी रूम में सोएंगे। वो फटाफट कपड़े चेंज करके नीचे आ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने नोटिस किया कि नीचे का नजारा एकदम बदला हुआ था। हॉल पीली रोशनी से भरा हुआ था, जिसमें हर चीज जैसे सोने की लग रही थी। एकांश उतर कर नीचे आया तो उसकी नजर टेबल पर खाना सर्व करती हुई यष्टि पर पड़ी। उसका खुद का रंग भी एकदम सोने की तरह लग रहा था। एकांश ने दबे पांव से आकर यष्टि को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। एकांश के इस तरह अपने करीब आने से यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, एकांश, पहले आप खाना खा लीजिए। पहले खाना और उसके बाद तुम्हें। एकांश ने यष्टि के कान के नजदीक आते हुए आहिस्ता से कहा। एकांश चेयर पर बैठ गया। यष्टि ने उसके लिए डिनर सर्व किया ही था जब एकांश ने उसे दूसरी प्लेट लगाने के लिए मना कर दिया। यष्टि वो आज अपने साथ अपनी प्लेट में खाना खिलाना चाहता था। उसने यष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठा लिया। खाना देखकर एकांश की भूख बढ़ गई थी। उसने फटाफट खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के दौरान भी एकांश के हाथ यष्टि को तंग ही कर रहे थे। दोनों ने डिनर कंप्लीट किया तो यष्टि उठकर किचन की तरफ गई। एकांश भी यष्टि के पीछे पीछे ही था। उसका एक पल के लिए भी यष्टि से दूर रहने का मन नहीं कर रहा था। उसने यष्टि को किचन काउंटर के दोनों तरफ हाथ रखकर घेर लिया। उसने यष्टि से कहा, मुझे तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा लगा। ये छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसमें एक वार्म सी फीलिंग है जो मुझे तुम्हारे और करीब आने के लिए मजबूर कर रही है। छोड़िए ना मुझे, अभी आपके लिए एक सरप्राइज बाकी है। यष्टि ने एकांश से कहा। तो एकांश ने उससे पूछा, आज और कितने सरप्राइज है मेरे लिए? कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं करना चाहती? वेट। बोलते हुए यष्टि एकांश से अलग होते हुए रेफ्रिजरेटर तक गई और उसमें से वो केक निकाला जो उसने एकांश के लिए अपने हाथों से बनाया था। एकांश ने देखते हुए कहा, डिलीशियस। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आई कांट वेट टू ईट इट। यष्टि उस केक को लेकर बाहर टेबल तक आई और केक काटकर एकांश को सर्व किया। एकांश ने जल्दी ही वो पूरा केक का पीस खत्म कर दिया। यष्टि ने उस केक को टेस्ट किया तो रम केक होने की वजह से उसका थोड़ा सर चकरा गया। एकांश ने यष्टि का मजाक उड़ाते हुए कहा, बेबी,
ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये केक बड़े लोगों के लिए, तुम जैसी छोटी बच्ची के लिए नहीं। एकांश की बातों ने यष्टि को भड़काने का काम कर दिया था। यष्टि ने एक पीस निकालकर फिर से अपनी प्लेट में रखा और जल्दी जल्दी उसे खत्म किया। अब यष्टि को मजा आने लगा था। उसने इसके बाद एक पीस और खाया। वो कॉफी केक था तो ज्यादा स्वीट नहीं था, इसलिए उसने 3 पीस आराम से खा लिए थे। अब एकांश ने यष्टि को कमर से होल्ड कर लिया था। यष्टि ने अपने सर को एकांश के कंधे पर रख दिया। एकांश नहीं चाहता था कि यष्टि अभी सो जाए, तो उसने यष्टि को अपने हाथों से लेमनेड बनाकर पिलाया ताकि उसको थोड़ा होश आए। रात अभी बाकी थी और एकांश की फीलिंग्स भी, जिनको यष्टि ने हवा दी थी। एकांश ने झुकते हुए यष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। वो यष्टि को उसके रूम की तरफ ही लेकर जा रहा था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला और आखिरी एपिसोड। एकांश के कदम यष्टि के रूम की तरफ बढ़े क्योंकि उसने उसके अलावा और कोई रूम नहीं देखा था। ना ही यष्टि ने उसे अपना हाउस टूर करवाया था। और अब तो यष्टि वैसे ही मदहोशी की हालत में थी। उसका एकांश ने प्रोवोकिंग मोड ऑन कर दिया था, जिसके जोश जोश में यष्टि ने उस रम केक के 3 पीस खा लिए थे। एकांश को अच्छे से पता था कि यष्टि को प्रोवोक करके उससे कोई कुछ भी करवा सकता है। एकांश ने यष्टि को बेड पर बिठाया। उसने बैठते के साथ ही स्टेबल होने के लिए एकांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। एकांश समझ गया था कि उसका सर घूम रहा है। उसने यष्टि से कहा, यार यष्टि, तुमसे किसने कहा था कि तुम हर चीज में कंपटीशन करो? देखो अपना क्या हाल बना लिया तुमने। यष्टि ने एकांश को उसकी शर्ट से खींचकर अपने करीब कर लिया। एकांश से पहले तो यष्टि ने पहल कर दी थी, जबकि एकांश अभी तक उसे संभालने में लगा था। यष्टि ने एकांश को अपने करीब करते हुए बड़े ही इनोसेंट टोन में उससे कहा, एकांश, क्या मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? एकांश ने उसी इनोसेंट टोन में यष्टि को मिमिक करते हुए कहा, नहीं, तुमने आज तक नहीं कहा। अच्छा, लेकिन क्यों? यष्टि उल्टा एकांश से ही सवाल पूछ रही थी। क्योंकि तुम डरती हो मेरे तुम्हारे करीब आने से। एकांश ने उसे जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरती। यष्टि ने एकांश को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए उसे थोड़ा और करीब कर लिया। एकांश उसकी इस क्यूटनेस से भरी गुंडागर्दी देखकर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रहा था। एकांश ने यष्टि से कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास लेमनेड और बना कर लाता हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए वो उठना चाहता था, लेकिन यष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे याद आ गया। एकांश ने पलट कर उससे पूछा, क्या याद आ गया अब तुम्हें? यही कि मैंने आपको आई लव यू क्यों नहीं कहा अभी तक? यष्टि ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तो एकांश ने उसकी बात का जवाब दिया, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया कि मुझे तुम पसंद हो। बस पसंद हो, प्यार नहीं करते आप मुझसे? यष्टि ने रूठते हुए कहा। तो एकांश ने उससे पूछा, तुम्हें किस तरह से सुनना है मुझसे कि तुम मेरे लिए क्या हो? यष्टि ने बड़े प्यार से एकांश से कहा, जैसे यू लव मी मिसेस यष्टि एकांश वालिया, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आई लव यू। इतना कहते हुए इस बार एकांश ने यष्टि को अपने करीब कर लिया। एकांश की आंखों में शरारत थी। उसके होंठ यष्टि के करीब आ रहे थे। जब यष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली, एकांश के होंठ यष्टि के होंठों को छू पाते उससे पहले
यष्टि ने एकांश से कहा, एकांश, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यष्टि के मुंह से ये कन्फेशन सुनना एकांश के लिए इतना शॉकिंग था कि उसने यष्टि से खुश होते हुए कहा, दोबारा कहो जो तुमने अभी कहा। यष्टि ने इस बार अपनी गुलाबी आंखें खोलकर एकांश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यष्टि का सेंटेंस पूरा होते होते ही एकांश ने उसके होठों को चूम लिया। एकांश और यष्टि के बीच की दूरियां मिट रही थी। एकांश ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक उस किस में खोया रहा। जब उसने यष्टि को छोड़ा, यष्टि ने ऐसे गहरी सांस ली जैसे एकांश ने उसकी सांसों की डोर को थाम लिया था जो उसने अभी अभी छोड़ी। एकांश के चेहरे की खुशी देखकर ही पता चल रहा था जैसे उसने आज यष्टि को पाकर सब कुछ पा लिया है। उसके कान तरस रहे थे यष्टि के मुंह से ये सुनने के लिए। उसने यष्टि को बड़े आराम से बेड पर लेटाया। एकांश के पास तो उसके करीब लेटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और वो आज उससे अलग होना भी नहीं चाहता था। वो यष्टि के करीब नहीं बल्कि उसके एकदम ऊपर झुका हुआ था। वो उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। यष्टि की आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। वो भी अपने नशे में गुलाबी आंखों से एकांश को ही देख रही थी। एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों को पकड़ा तो उसको यष्टि के हाथों में इतनी चूड़ियां देखकर थोड़ी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि वो हर मोमेंट पर शोर कर रही थी। लेकिन यष्टि ने तो जानबूझकर ये चूड़ियां पहनी थी। एकांश अभी यष्टि के ऊपर झुका ही था जब उसने यष्टि के हाथ को पकड़कर उसकी चूड़ियां निकालने की कोशिश की। यष्टि ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली ताकि एकांश उसकी चूड़ियों को निकाल ना पाए। ये क्या बदमाशी है? एकांश ने यष्टि से कहा तो यष्टि ने जवाब दिया, ये आज इतना आसान नहीं होने वाला आपके लिए मिस्टर वालिया। हर बार की तरह इस बार आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बोलते हुए यष्टि ने अपनी मुट्ठियां अभी भी भींच रखी थी। एकांश जब थक गया तो उसने यष्टि की चूड़ियां निकालने की कोशिश करनी बंद कर दी। अब यष्टि के चेहरे पर स्माइल थी जैसे उसने एकांश से कोई जंग जीत ली हो, क्योंकि हमेशा एकांश उसके हाथों की चूड़ियों को निकाल दिया करता था। लेकिन एकांश के साथ रह रहकर यष्टि भी उसी की तरह सोचने लगी थी। एकांश ने यष्टि से कहा, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। बोलते हुए एकांश ने यष्टि के गाल को जोर से बाइट कर लिया। यष्टि की जोर से चीख निकल गई जब एकांश ने उसके चीखते ही उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर लिया। एकांश ने एक बात और कही यष्टि के कान में, जिसके बाद उसने यष्टि के कान को बाइट किया। यष्टि, मेरी जान, अभी तो रात बाकी है। यष्टि ने अपने दोनों हाथों से एकांश की नेक को होल्ड किया। एकांश के होठ एक बार फिर से यष्टि के होठों को चूम रहे थे। एकांश की किस स्लोली स्लोली स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, लेकिन यष्टि भी एकांश के इस तरह से उसे किस करने को एंजॉय कर रही थी। इस बार उन दोनों के बीच कोई इनहिबिशन नहीं रह गई थी। एकांश के होठ यष्टि के होठों से होते हुए यष्टि की चिन फिर उसकी नेक तक का सफर तय कर रहे थे, जिसके साथ उसकी वाइल्डनेस भी बढ़ती जा रही थी। एकांश ने किस करते करते आप यष्टि के दोनों हाथों को अपनी नेक से हटाकर बेड में पुश कर दिया। वो बेड इतना सॉफ्ट नहीं था जिस पर वो लोग लेटे थे, लेकिन एकांश को इस टाइम यष्टि के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो यष्टि में इस कदर खोया हुआ था कि उसे किसी कंफर्ट की कमी नहीं लग रही थी। ये बेड एकांश के बेड से आधे साइज का था और सॉफ्टनेस में भी उसका आधा ही होगा, लेकिन इस टाइम ये उसके लिए मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस था। एकांश यष्टि की नेक से होते हुए उसके कान को जब किस कर रहा था
तब उसने यष्टि के कान में कहा, मुझे तुम्हारी खुशबू उसी दिन से भा गई थी जब तुम धोखे से मेरे बेड पर सो गए थे। मेरे पूरे बेड से तुम्हारी खुशबू आ रही थी, जैसे इस टाइम मेरे अंदर से आ रही है। यष्टि की तो जैसे जुबान पर ताले पड़ गए थे, वो तो बोलना ही भूल गई थी। एकांश एक पल के लिए रुका तो उसने यष्टि के चेहरे को ध्यान से देखा, जो एकदम गुलाबी हो गया था। एकांश के छूने से यष्टि का शर्म से बुरा हाल था। अब एकांश थोड़ा उठा और उसने अपनी शर्ट के बटन्स खोलने स्टार्ट कर दिए। यष्टि ने एक आंख खोलकर जब एकांश की तरफ चोर नजरों से देखा तो उसके चेहरे की रंगत गुलाबी से अब और भी सुर्ख लाल पड़ गई थी। एकांश ने अपनी शर्ट को निकालकर वहीं जमीन पर फेंक दिया। अब एकांश के हाथ यष्टि की तरफ बढ़ रहे थे। यष्टि ने अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर क्रॉस कर लिया। वो इतना शर्मा रही थी कि उसकी एकांश से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसका दिल तो जैसे धड़कना ही ना छोड़ दे, एकांश अगर उसके और करीब आया तो। लेकिन आज तो एकांश को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा था। एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों को एक बार फिर से अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते हुए बेड में वापस से प्रेस कर दिया था। वो एक बार फिर से यष्टि के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। एकांश और यष्टि की बढ़ती नजदीकियां यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। एकांश ने यष्टि की साड़ी के पल्लू को उससे अलग कर दिया था। इसके बाद तो वो यष्टि को बेसब्री से बस किस करता जा रहा था। वो बेड भी उनकी नजदीकियों का एक कारण बन गया था, क्योंकि वो काफी छोटा बेड था जो सिर्फ एक शख्स के सोने के लिए बना था। एकांश ने हर सिचुएशन का फायदा उठाया। एकांश यष्टि की बॉडी के हर पार्ट पर अपनी छाप छोड़ चुका था। यष्टि भी अब राम केक से ज्यादा एकांश के नशे में डूबने लगी थी। पूरा माहौल यष्टि ने बहुत सिंपल और एलिगेंट बनाया था। यष्टि की कुछ ही चूड़ियां उसके हाथ में बची थी और बाकी की एकांश ने अपनी पकड़ से चूर कर दी थी। इस समय एकांश के लिए अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल था। दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को सौंप दिया था। जिस रिश्ते की शुरुआत झगड़े और मजबूरी से हुई थी, आज उसने अपनी मंजिल पा ली थी। एकांश थक कर यष्टि के ऊपर ही चूर हो गया था। दोनों नींद के आगोश में थे। आज की नींद में कुछ तो स्पेशल था। ये एक सुकून भरी नींद थी। रात के 12 बज चुके थे। इधर एकांश के घर पर सिया और आदि दोनों ही श्रेया को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेया थी कि सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिया ने श्रेया को कहानी सुनाने की सोची। आदि और सिया दोनों ही श्रेया को उसके दोनों तरफ घेर कर लेटे थे। वो यही सोच रहे थे कि वो सोए तो दोनों वहां से सोने के लिए रूम में जाए। अब सिया ने श्रेया को कहानी सुनाना शुरू किया। वो इतने प्यार और सुकून भरी आवाज में उसे कहानी सुना रही थी कि उसे खुद भी नींद आने लगी। इधर आदि भी उसकी स्टोरी को एंजॉय कर रहा था। सिया कहानी सुनाते सुनाते वहीं ढेर हो गई, जबकि आदि अभी भी जाग रहा था। वो श्रेया को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। अब श्रेया ने जब नोटिस किया उसके दोनों पहरेदार ढेर हो चुके हैं, तो वो चुपके से उन दोनों के बीच से निकलकर अपने रूम के डोर तक आ गई। उसने अपने दोनों पांव पर उचक कर उस रूम का डोर खोला। उसने अपनी डॉल को अभी भी अपनी बगल में दबा रखा था। वो रूम से बाहर आकर सीधे सुनीता जी के रूम में चली गई। जैसे ही उसने सुनीता जी के रूम का डोर खोला तो सुनीता जी की आंख खुल गई। उन्होंने पीछे पलटकर डोर की तरफ देखा तो श्रेया अपने बगल में अपनी डॉल लेकर वहीं खड़ी थी। सुनीता जी को समझते देर नहीं लगी कि श्रेया यष्टि को मिस कर रही है। उन्होंने श्रेया से कहा, हाँ जब बेटा यष्टि बेटा को मिस कर रही है ना, तो वो कल आ जाएगी। आज मेरे पास आ जाओ मेरी गुड़िया। श्रेया दौड़कर सुनीता जी के बेड पर चढ़ गई। सुनीता जी ने उसे मुश्किल से 15 मिनट में ही सुला दिया। यष्टि और श्रेया का रिश्ता बहुत अलग था, जो एक अनकही डोर से जुड़ा था।
श्रेया के लिए यष्टि उसकी माँ की जगह थी, जो वो बोलकर उसे एहसास नहीं करा पाती थी। इधर एकांश की आधी रात में आंख खुली तो यष्टि उसके बेहद करीब लेटी थी। उसने यष्टि को अपनी बाहों में भर रखा था। यष्टि की बैग एकांश के चेहरे की तरफ ही थी। दोनों के ही शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे। एकांश यष्टि की पीठ पर पड़े उन निशानों को देख रहा था, जो उनके बीच गुजरे हुए उन हसीन पलों की कहानी बयां कर रहे थे। एकांश एक एक करके उन निशानों को चूम ही रहा था, जिससे यष्टि की भी आंख खुल गई। वो एकांश की तरफ पलटी तो एकांश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़े ही नॉटी अंदाज में उससे कहा, शुड वी स्टार्ट अगेन? बोलते हुए एकांश की आंखों में शरारत थी और साथ ही यष्टि के लिए कभी न कम होने वाला प्यार भी। एकांश ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने में समा लिया। रात भर दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर प्यार किया। ये रात दोनों को ही छोटी लग रही थी। सुबह यष्टि की आंख खुली तो एकांश बेड पर मौजूद नहीं था। यष्टि को लगा कि वो शायद वॉशरूम में गए होंगे, लेकिन एकांश वहां भी नहीं था। वो घर को एक्सप्लोर करने की सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एकांश के हाथ से लिखकर रखे हुए उस नोट पर पड़ी। उसने वो नोट उठाकर चेक किया तो उस पर एकांश ने जो लिखा था उसे पढ़कर यष्टि की आंखों से आंसू बहने लग गए। डियर लिसनर्स, क्या होगा इस कहानी में आगे और कहा गया एकांश? क्या लिखा था उस नोट में? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी यही खत्म होती है। बिलीव इन लव कहानी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।